गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम उपन्यास पढ़ रहे थे। आज उपन्यास को आगे हम जितना हमने पढ़ा उसके आगे हम चीजों को देखेंगे ना। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। और अभी तक जितना हमने पढ़ा वो सारी चीजें आपको समझ में भी आ रही होगी। दूसरा ये कि अ, आप जो उपन्यास पॉइंट टू पॉइंट है उसको पढ़ के भी आए होंगे, यानी कि लाइन बाय लाइन सारे उपन्यास आप पढ़ रहे होंगे ना। तो अगर आप उपन्यास पढ़ रहे होंगे तो जो उपन्यास का फिर मेन पार्ट है कि भाई अब उपन्यास से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब बात इनकी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए ना। तो 2 सेकेंड रुकना, मैं पूरा सेटअप जमा लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं क्लास। चलो ठीक है। आज हम मानस का हंस नामक उपन्यास देखेंगे। इससे पहले हमने जो उपन्यास पढ़ के आए थे वो सारी चीजें मैंने आपको टू द पॉइंट, उनकी प्रमुख पंक्तियां, उनके पात्र और किस व्यक्ति ने किसको क्या कहा था, ये सारी चीजें मैं बता के आया था ना। क्योंकि इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो एक बंटी नामक उपन्यास हमने पढ़ा था। उसमें जो वकील था, शंकुल था, बंटी के पिताजी थे, या मीरा, अजय, जो सारी चीजें थी सारी हमने देखी थी। और उनके सारे पात्र या पात्रों के साथ जो प्रमुख पंक्तियां थी वो सब कुछ चीजें हमने देखी जो एग्जाम के लिए जरूरी है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं, क्योंकि तैयारी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करनी है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें कोई उपन्यास पढ़ना है और उसमें कोई महारत हासिल करनी नहीं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन या तो पात्रों से पूछे जाते हैं, या उस उपन्यास का क्रम पूछा जाता है, या फिर उस उपन्यास की पंक्तियां पूछी जाती है। अभी हाल फिलहाल इन 3-4 पैटर्न पे वो क्वेश्चन बना रहा है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीजें हम देखेंगे। अब हमारा जो अब आज का जो टॉपिक है वो है मानस का हंस उपन्यास। आपको ये वाले नोट्स अभी टाइप किए हुए नोट्स हमारे पास अभी आ जाएंगे कल से। तो हम उससे ही पढ़ेंगे फिर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर थोड़ा बहुत देखने में प्रॉब्लम होता है तो हम उसको टाइप वाले नोट्स से कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मानस का हंस जो है वो 1972 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1972 में। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि हिंदी में उपन्यास, कहानी, नाटक या कविता कोई भी हो, यानी कि किसी भी प्रकार की विधा हो, उसमें उनका सन यानी जब प्रकाशित हुआ वो सन क्रम वाइज पूछा जाता है। और ये बार बार पूछा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना ही रखना है, इसमें कोई आपको ये चीजें नहीं करना है। दूसरा, आपको इसमें क्या करना है कि जो इनके उपन्यासकार है इनका जन्म वर्ष भी पूछा जाता है। तो अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। अन्यथा अगर ये चीजें याद ना रखोगे और उपन्यास को बस एक मजे के लिए पढ़ लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, या एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। चीजें ये होगी आपके साथ, ठीक है। इसलिए अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर जब आता है या क्वेश्चन पेपर जब सोल्व करते हैं, तो जब क्वेश्चन वहां आते हैं तो वहां इस तरीके से आते हैं कि या तो उपन्यासकार का क्रम पूछेगा उनके जन्म वर्ष के आधार पर, या उपन्यास का प्रकाशन वर्ष के आधार पर उसका क्रम पूछेगा, ठीक है। या फिर उपन्यासकार का जन्म के आधार पर उपन्यासों को पूछेगा, है ना। तो ये इस तरीके से चीजें पूछता है वो। उपन्यास में राम बोला से तुलसी तक की यात्रा इसमें बताई गई। ये जो उपन्यास हमारा है मानस का हंस, इसमें
गुण 50 खंड में विभक्त किया गया है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता के आ रहा हूँ कि जो उपन्यास कोई 4 खंडों में बटा है, कोई 7 खंडों में बटा है, उसी प्रकार से ये गुण 50 खंडों में मानस का हंस बटा है ना, क्योंकि इसको अलग अलग गुण 50 खंडों में बांट कर हम देख सकते हैं। अच्छा, मानस का हंस नामक उपन्यास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत इसकी कथा के बारे में पता होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। इसमें तुलसी जो बाबा तुलसीदास जो हमारे हैं, जो हमारे राम भक्ति धारा के कवि भी है, उन्हीं तुलसीदास के बारे में यहाँ पर अमृतलाल नागर ने लिखा है मानस के अंश में। इसमें होता यह है कि तुलसीदास का जब विवाह होता है तो तुलसीदास का जो प्रेम अपनी पत्नी के प्रति था वो अपार प्रेम था, है ना। जब एक दिन उनकी पत्नी मायके चली जाती है तो तुलसीदास से रात मतलब रात तक वो बेचैन हो जाते हैं उनकी पत्नी के बिना, वो रहा नहीं जाता। तो वो निकल जाते हैं वह अपनी पत्नी से मिलने। तो कथा ऐसी चलती है कि बाहर बड़ा तूफान सा और पानी वगैरह ऐसा गिर रहा था। तो ये क्या करते हैं कि बीच में एक नाव सॉरी एक नदी आती है, तो उस नदी में उसको पार करने के लिए उस नदी से एक लाश बहती हुई जा रही थी, क्योंकि लाश आपको भी पता है कि कोई भी इंसान जब मर जाता है तो वो हमेशा तैरता है, फिर वो डूबता नहीं है। तो उस पर बैठ कर या उस पर चढ़कर इन्होंने नदी पार करी। जब ये इनकी पत्नी यानी रत्नावली के यहाँ पर घर पे पहुंचे तो रत्नावली एक्चुअली सेकंड फ्लोर पे वहां पे रहती थी। तो तुलसीदास क्या है कि अब भाई आदमी रात को पहुंचा तो गेट खटखटा के भी अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि चोरी छुपे मिलना है। तो एक पास में चंदन का पेड़ था, चंदन के पेड़ को पकड़कर वो ऊपर चढ़ते तो वहां पर एक हालांकि अभी कहानी में ये समझो कि मतलब कथा में ये समझो कि रस्सी टाइप एक लटका था, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। तो रत्नावली के पास ऊपर जाते हैं, रत्नावली बोलती कि तुम ऊपर चढ़े कैसे, आए कैसे। तो बोलते कि बाहर पेड़ पर एक रस्सी बंधी हुई थी, तो मैं उसको चढ़ के आ गया। तो जब रत्नावली देखने जाती है तो एक्चुअली वो रस्सी नहीं होता है, सांप होता है। तो मतलब जो तुलसीदास का जो प्रेम है वो इतना अपार था कि यानी इतना बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से प्रेम था कि वो लाश पर भाई चढ़कर गए, या फिर उस सांप को पकड़ कर वो ऊपर चढ़ गए। तो इस प्रकार से एक कथा मिलती है ना। तो फिर वहां पर रत्नावली कहती है कि जितना प्रेम, जितना मन आपने मेरे ऊपर लगाया है, उससे थोड़ा भी अगर आप राम के प्रति लगा लेते तो आपका उद्धार हो जाता। तो ये कहानी चलती है। फिर तुलसीदास आ जाते हैं और फिर वो पूरी तरीके से वैराग्य या पूरी तरीके से अपने राम की भक्ति में विलीन हो जाते हैं। ये पूरे मानस का हंस का एक पूरी तरीके से उपन्यास है जो अमरलाल नागर ने लिखा है। ये याद रखना कि ये 1972 में प्रकाशित हुआ। दूसरा ये कि ये गुण 50 खंडों में विभक्त है ये उपन्यास, ठीक है। इसके आगे हम इसका कुछ प्रमुख पात्र देख लेते हैं जो कि इस उपन्यास का मेन पार्ट है। क्वेश्चन यहीं से लगभग पूछा जाता है ना। तुलसी तुलसीदास केंद्रीय पात्र है, पिता का नाम आत्माराम दुबे। इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र ही तुलसीदास है, ये याद रखना। और दूसरा ये कि इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे। हुलसी तुलसी को जन्म देने वाली माँ। अच्छा, तुलसीदास को जन्म देने वाली और लालन पालन करने वाली माँ लगे, क्योंकि जब इनका जन्म होता है तब उनकी माँ का देहांत हो जाता है। तो हुलसी जो है उनकी जन्म देने वाली, जिन्होंने जिनसे जन्म लिया, उस उन वाली माँ का नाम इनका हुलसी है। पार्वती जो लालन पालन यानी जो इनको पालती है, जो बड़ा करती है, उस माँ का नाम इनका पार्वती है ना। नरहरि बाबा तुलसी के गुरु व अभिभावक है, तुलसी के गुरु व अभिभावक जो है नरहरि बाबा। मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे। अच्छा, मोहिनी से भी इनका प्रेम प्रसंग चलता था, ठीक है। फिर रत्नावली, अच्छा ये रत्नावली से मिले कैसे थे। तो ये भी आपने उपन्यास में अगर कथा पढ़ी है तो, या उपन्यास को थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कथा करने गए थे रत्नावली के पिता जो पंडित दीनबंधु पाठक है उनके घर पर। तो जब ये कथा करने जाते और वहां रहते तो फिर इन दोनों का वहां पर प्रेम प्रसंग हो जाता है। तो फिर वहीं से इनकी शादी हो जाती है। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली है ना। शेष सनातन तुलसी के गुरु है। शेष सनातन कौन है, तुलसी के गुरु है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये प्रमुख पात्र है, ये मानस के हंस में आपको याद होना ही चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग उपन्यास को थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे ना, ताकि ये जो पात्र है, इनके बाद हम जो पंक्तियां देखेंगे या जो चीजें अभी चल रही है सब आपको याद रहे ना।
चलो इसके कुछ और पात्र देख लेते हैं। टोडरमल, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश मेघा भगत। ये जो है ये तुलसी के मित्र और भक्त थे। तो तुलसी के जितने मित्र है वो एक जगह मैंने बता दिए, टोडर, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश और मेघा भगत, ये सारे जो है ये इनके मित्र है। फिर आता है गंगेश्वर, तुलसी के साले। गंगेश्वर जो है तुलसी के साले, साले मतलब उनकी पत्नी के भाई, ठीक है। तारापति तुलसी के पुत्र है। तारापति कौन है? तुलसी के पुत्र है। रामकली तुलसी की सेविका है। राम द्विवेदी व संत बेनी माधव दास, ये तुलसी के शिष्य है। उसके बाद आता है बेदी ही वल्लभ, रवि दत्त और बटेश्वर दत्त। ये तीनों व्यक्ति जो है तुलसी से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति, गांव के वो व्यक्ति जो तुलसी से ईर्ष्या करते। कौन कौन से? विदेही वल्लभ, रवि दत्त और बटेश्वर दत्त, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये तुलसी से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति है। मैना कहारिन, बकरीदी कक्का और रजिया। अच्छा, ये बकरीदी कक्का बड़े इंपॉर्टेंट, ये हालांकि नेट जरा में पूछा भी गया है। और ये इस उपन्यास में बहुत प्रमुख पात्र भी है ना। बकरीदी कक्का, मैना कहारिया और रजिया, ये प्रमुख पात्र है। मैं हर उपन्यास के पात्रों पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं बेटा। इसलिए उपन्यासों को उस तरीके से देखो, उतने डीप में देख लो कि कम से कम पात्रों से क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होगा। उनके क्रम से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा, उपन्यास या उपन्यासकार के ना। और अगला ये कि उपन्यास की कुछ प्रमुख पंक्तियां उस टाइप से या उतने अच्छे तरीके से देख लो कि हाँ ये पंक्तियां भी आएगी, पूछेगी कि ये पंक्ति किस उपन्यास की है, तो हम तुरंत बता देंगे कि ये किस उपन्यास की पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ये चीजें चलती है। अब देखते हैं पुस्तक का सहयोग। पुस्तक का सहयोग यानी इस पुस्तक को लिखने में जो अमृतलाल नागर ने इस पुस्तक को लिखा, तो और किन पुस्तकों का सहयोग लिया। क्योंकि देखो हर चीज किसी ना किसी पुस्तक को पढ़ के, किसी ना किसी कथा को सुन के ही लिखी जाती है। अब ऐसा तो नहीं कि अमृतलाल नागर को अचानक एकदम दिमाग में मतलब आध्यात्म जागा और उसको सारी चीजें दिमाग में आ गई और ये चीजें हुई, ऐसा नहीं होता है ना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने तुलसी करके एक रचना है, तुलसीदास करके एक रचना लिखी गई है, तुलसीदास की रचना, तुलसीदास करके एक रचना लिखी गई, उससे ये लिया। अकबर की रचना से, और काशी का इतिहास नामा, यानी ये तीन पुस्तक है या तीन रचनाओं से उन्होंने मानस का हंस लिखा है। यानी यहाँ से ये रचना टॉपिक उठाया, ये चीजें उठाई और फिर मानस का हंस उन्होंने लिखा। ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में? अगला उपन्यास हमारा आता है धरती धन्ना अपना। किसका है? जगदीश चंद्र का। धरती धन्ना अपना किसका है? जगदीश चंद्र का, ठीक है। तो धरती धन्ना अपना कब प्रकाशित हुआ? 1972 में ही प्रकाशित हुआ। और जगदीश चंद्र का, जगदीश चंद्र की जो जन्म है वो इनका हुआ था 1930 में। चलो इस उपन्यास को वन बाय वन करके सारी चीजें देख लेते हैं। यह उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र, घोड़ेवाह गांव के दलित समाज पर केंद्र है। अच्छा ये याद रखना, ये चीज भी पूछी जाती है, किसी उपन्यास से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये उपन्यास किस पर केंद्रित है। तो दलित समाज पर केंद्रित है, या फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि पर है, या व्यंग्यात्मक उपन्यास है, या फिर मतलब कोई पौराणिक कथा के ऊपर तो ये उपन्यास आधारित है। तो ये क्वेश्चन जरूर याद, चीजें ध्यान रखा करो, ये क्वेश्चन बनते इस टाइप के ना। मैं देखो स्टूडेंट आपको यहाँ पर चीजें क्या बता रहा हूँ, मैं आपको इस उपन्यास को पढ़ाने के साथ साथ ये चीजें बता रहा हूँ कि जो पिछले पीवाईक्यू में जिस तरीके से पैटर्न रहा है वो पैटर्न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हालांकि कुछ क्वेश्चन ही ना बता के मैं डायरेक्ट आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस पैटर्न पे, क्योंकि जब पढ़ाते समय ही आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि एक तो टीचर आके पूरा पढ़ा देता है ना, कि पूरा
कंटेंट पढ़ा देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर वो टीचर बोलता है कि आप पीवाईक्यू लगाओ या मैं पीवाईक्यू सोल्व कराऊंगा, तो बच्चा उसके बाद पीवाईक्यू सोल्व करता है। तो जब वो बाद में पीवाईक्यू सोल्व करता है तो उतने वो पढ़ चुका होता है, किसी और यूनिट को पढ़ता है और इसका रिवीजन करता है, तो चीजें उतनी ज्यादा उसके दिमाग में नहीं बैठती कि यार इससे क्वेश्चन किस टाइप के बनते। लेकिन पढ़ाते समय ही ये बता दिया जाए कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं या इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। और यही किसी एग्जाम को निकालने का सबसे बेस्ट हथियार होता है कि भाई ये पता हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप की यूनिट से या इन टॉपिकों से आने वाले हैं, ताकि उन पे फोकस ज्यादा किया जाए पढ़ते समय, है ना। तो ये जो उपन्यास है ये पहले तो ये याद रखना, पंजाब के होशियारपुर जिले में, यानी घोड़ेवाह गांव का, ये घोड़ेवाह गांव का नाम भी याद रखना कि किस गांव से इसका ये होता है, तो घोड़ेवाह नामक गांव का के दलित समाज पर ये केंद्रित है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कालो और ज्ञानी की कथा है, कालो और ज्ञानी की प्रेम कथा है, इसमें कालो और ज्ञानी की प्रेम कथा है। लेखक ने उपन्यास सोम आनंद को समर्पित किया है। किसको समर्पित किया है उपन्यास? सोम आनंद को समर्पित किया है ना। चलो अब इसके कुछ पात्र हम देख लेते हैं। काली कौन है? केंद्रीय पात्र भाई इस उपन्यास का है। काली एक व्यक्ति है, ठीक है, यानी पुरुष है, इसको महिला मत समझ लेना। काली केंद्रीय पात्र है। ज्ञानो काली की प्रेमिका है, ये एक स्त्री है, ठीक है, याद रखना। तो ज्ञानो जो है वो काली की प्रेमिका है, काली केंद्रीय पात्र है। प्रतापी काली की चाची, काली की चाची का नाम क्या है? प्रतापी। जस्सो ज्ञानो की माँ है, ज्ञानो की माँ कौन है? जस्सो। मंगू ज्ञानो का भाई है, मंगू कौन है? ज्ञानो का भाई है। चौधरी हरनाम सिंह, चौधरी साहब गांव के चौधरी साहब है, ठीक है। छज्जू शाह साहूकार है। और विश्वनाथ विशन दास डॉक्टर, ये कौन है? डॉक्टर है। विशन दास कौन है? डॉक्टर है। तो ये तो कुछ पुरुष मतलब कुछ प्रमुख पात्र हो गए। इसके बाद और पात्र हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निहाली कालो की पड़ोस की ताई और जीतू की माँ है, कौन? निहाली। जीतू काल काली का दोस्त है, काली का दोस्त है, ठीक है। काली कौन है मैं अभी आपको बता के आया हूँ। और काली की पड़ोस की ताई या जीतू की माँ जो है वो कौन है? निहाली है। जीतू कौन है? काली का दोस्त है। प्रीतो कौन है? पड़ोस की चाची है। निक्कू कौन है? प्रीतो का पति है, प्रीतो का पति। प्रीतो कौन है? पड़ोस की चाची। और निक्कू कौन है? तो फिर पड़ोस का चाचा हो गया। सीधी सी बात याद रखो, या प्रीतु का पति है, ठीक है। मुंशी शिवराम गांव का मास्टर है। अच्छा आप लोग कहोगे कि सर ये क्या बता रहे हो हमें, कौन किसका पुत्र कौन किसका पति, ये चीजें याद रखेंगे क्या हम? देखो, अब एग्जाम का जो पैटर्न है, जिस तरीके से एग्जाम पूछी जाती है, अब वो तो देखना ही पड़ेगा ना भाई, सारे उपन्यास के पात्र तो देखना पड़ेगा। पंडित संतराम गांव के पंडित है। बिंतु चन्नाराम ठाकुरी माता का पुत्र है ना। फिर आता सिद्धू, सिद्धू जो है काली के चाचा है, क्या है? काली के चाचा। अमूर नक्कू का बेटा है, अमूर कौन है? नक्कू का बेटा। दीनू गांव का कुम्हार है। लच्छो प्रीतो की पुत्री है, प्रीतो की पुत्री है ना, ये याद रखना, लच्छो। हरदेव हरनाम सिंह की भतीजी है। नहार सिंह संता सिंह का भाई है, संता सिंह का भाई। नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची है। पालो बुरा सी का लड़का है। अच्छा ये पूरी जो उपन्यास है, ये एक जाति प्रथा पर लिखा गया है या जातियों पर व्यंग्य किया गया है। ठाकुरी जो है वो नंदसी की पत्नी है और संतासी मिस्त्री है। ये कुछ प्रमुख पात्र मैंने बता दिए। ये सारे पात्रों को आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप कहोगे सर इतने सारे उपन्यास और उनके इतने सारे पात्र कैसे याद रखेंगे, मतलब इतने पात्र कैसे याद रखेंगे? भाई पात्रों के मतलब उपन्यासों के लिए इनके पात्र तो याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन ही बनता है वहां से। अगर आप लोग खुद पीआईक्यू उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कि हम इतने सारे पात्र याद ना रखें, हमें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम वन बाय वन करके सारी चीजें देख लेते हैं इसमें कि उपन्यास कहाँ से शुरू होता है और उपन्यास में कौन कौन सी पंक्ति किस व्यक्ति ने कही है ना। क्योंकि इस उपन्यास की पंक्तियां बड़ी फेमस है। पहले बता दूं ये उपन्यास जो है एक जाति प्रथा पे लिखा गया कि कैसे एक निम्न जाति के वर्ग को उच्च जाति के वर्ग परेशान करते हैं या एक पर्टिकुलर एरिया में रहने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बताई गई है।
जैसे यहाँ पे लिखा है, गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी के निकट ही होने का संकेत दिया। यानी ये जो उपन्यास शुरू होता है ना, वहां पर ये पंक्ति आती है कि गोबर की तेज बदबू ने काली को चमादड़ी के निकट होने का संकेत दिया। अच्छा, काली जो है वो आ, अभी कुछ समय यहाँ इस गांव से बाहर रहता है ना, यानी वो बाहर रहता था, तो वो उस गांव से बाहर यानी कमाने चला गया था, फिर वो वहां से आया है। तब जाके वो गांव में जैसे प्रवेश करता है तो उसको पता चलता है कि गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी के निकट होने का संकेत दिया। फिर अगली पंक्ति आती है, चाची ने काली की आवाज को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य से कहा। मतलब ये बात किसने, चाची की काली से, मतलब चाची जो है, चाची की बात ये काली से कह रहा है ना, कि चाची ने काली की आवाज को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य की बात हुई। अच्छा, ये किसने किससे कही या किसने किसकी ओर ये संकेत किया है, ये चीजें भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन उपन्यास में इस तरीके से चीजें बनती है। ठीक है, कि किस व्यक्ति ने किससे यहाँ पर चीजें देखी है। ओके। फिर आता है, आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुझे, आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुझे, ये चाची ने काली से कहा। ठीक है, आज तेरा बाप जिंदा होता तो, देखो ये पंक्तियां पूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये स्टार्टिंग का पार्ट है, इनको पढ़ के आप इतना याद रख लोगे तो आप एग्जाम हॉल में पूरी जब पंक्ति आएगी तो आप पहचान लोगे कि हाँ ये पंक्ति चाची ने काली से कही थी, या ये पंक्ति हमारे किस उपन्यास की है। ठीक है। फिर आता है, चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दो, रोज रोज नहीं। निहाली जो है वो चौधरी से कहता है, निहाली किससे कहता है, चौधरी से कहता है कि चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दो, रोज रोज का टेंशन खत्म हो जाएगा। ये पूरी पंक्ति चलती है। तो ये याद रखना किसने किससे कहा था, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। निहाली जीतू की ओर संकेत करती हुई बोली, निहाली जो है वो काली से कहती है, निहाली जीतू की ओर संकेत करती हुई बोली है ना, माई तूने इसे सिर चढ़ा रखा है, उठा इसे, बेकार खाट तोड़ रहा है। ये जो है मंगू निहाली से कहता है। मंगू किससे कहता है, निहाली से कहता है। मंगू कौन है, निहाली का पुत्र है ना, और निहाली कौन है, काली की चाची है। शरारत पहले भी होती थी लेकिन लोग चुपचाप सहन करते हैं ना, शरारत पहले भी होती थी लेकिन लोग चुपचाप सहन करते। ये काली किससे कहता है, चौधरी से कहता है। यानी इनके बीच में एक जगह कहीं विवाद हो रहा है, तो काली चौधरी से कहता है कि देखो शरारत पहले भी होती थी लेकिन लोग पहले चुपचाप सहन करते थे, अब मैं इसको सहन नहीं करूंगा। मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता। ये पंक्ति कई बार आ गई है ना, कि मैं तो जमीन के इस टुकड़े को जायदाद नहीं समझता। और इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होंगे कि ये मानेंगे ही नहीं कि ये उपन्यास, इस उपन्यास की पंक्ति है ना, क्योंकि ये पंक्ति आपको जो जमीन विवाद या इस प्रकार के जो उपन्यास है, जैसे हमने देखा था कि देवरानी जेठानी की कहानी, तो उसमें बंटवारे के ऊपर है, तो या तो आप उसको लगा दोगे, या फिर परीक्षा गुरु को इसको समझोगे, या कुछ ही और उपन्यास ऐसे जो आपको ये महसूस कराएंगे कि ये पंक्ति उसकी है, लेकिन ये पंक्ति आपको अच्छे से याद रखना है कि किस उपन्यास की है, और ये किसने किससे कही थी ना। तो मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, ये किसने कहा, काली ने चौधरी से कहा। ठीक है, काली ने चौधरी से कहा कि मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता। फिर आता है, ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की तरह है ना, ये मिस्त्री काली से कहता है। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति एग्जाम में आई हुई है, कि ब्याह के बिना जिंदगी भी सुलगती लकड़ी की तरह है, मिस्त्री काली से कहता है। वही जो कुत्ते का कुतिया से होता है, काली रन पत्नी कह जो अपनी ब्याहता हो। ये जैसे अब देखो कुछ क्या होता है कि ये जो उपन्यास लिखे गए ये उनकी लोकल बोली में भी लिखे गए हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो शब्द भी उपन्यास में आएंगे, तो हम उनको एज इट इज याद करना है, क्योंकि हम उनको हिंदी में रूपांतरण करके थोड़ी ना याद रख सकते। एग्जाम में तो जो उपन्यास में जिस बोली में लिखा गया है उस बोली में आएगा। जैसे यहाँ लिखा है, काली रन पत्नी कह जो अपनी ब्याहता हो, ये संता सी काली से कहता है। किससे कहता है, संता सी काली से कहता है।
बहुत अच्छा किया बेटा, ईसा मसीहा की भी यही तालीम है। पादरी जो है वो काली से कहता है। ये किस बात पे हो रहा है? ये अब काली ने अपना जो धर्म है, अपनी जाति परिवर्तन कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, क्योंकि वो तंग आ चुका है इस जाति प्रथा से, इस छुआछूत के भेदभाव से। तो अब काली क्या करता है, अब आके वो मतलब अपना जो धर्म है, हिंदू धर्म, उसको त्याग देता है, और अपनी जो जाति है चमारिन, उसको भी त्याग देता है। वो अब किस जाति में आ जाता है या किस धर्म में आ जाता है? वो ईसा मसीहा के यानी कि ईसाई धर्म अपना अपना लेता है। ठीक है। तो ये आता है कि बहुत अच्छा किया बेटा, ईसा मसीहा की भी यही तालीम है ना, तालीम यानी यही इच्छा है। तो ये पादरी काली से कहता है। कभी कभी मैं आप लोगों के मोहल्ले में जाता हूँ, ईसा मसीहा को कहता है वो, है ना, कि कभी कभी आप लोगों के मोहल्ले में जाता हूँ। तो ये पादरी ने जो है काली से कहा। ये बात किसने कही थी? पादरी ने काली से कही थी कि भाई तुम्हारे मोहल्ले में जाता हूँ तो मुझे गंदगी नजर आती है, मुझे ये नजर आता है, इस प्रकार की पूरी एक पंक्ति है। तू जब भी मुंह खोलता है, तेरी काली जबान, जब भी तू मुंह खोलता है, तेरी काली जबान कुछ ना कुछ गलत कराती है। ये उस पूरी पंक्ति का आगे की पंक्ति है ना। तो ये महाशय जो है वो बिशन दास से कहता है कि जब भी मुंह खोलता है, तेरी काली जबान, इतना याद रखना। और ये किसने कहा? महाशय ने बिशन दास से कहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने पूरी पंक्ति क्यों ना रखी यहाँ पर, क्योंकि पूरी पंक्ति आप ध्यान नहीं रख पाओगे, बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली जो कंटेंट अभी पढ़ा रहे कुछ बच्चों को, यही बहुत ज्यादा लगेगा, है ना, कि सर इतना सारा याद करना पड़ेगा। तो भाई करना तो पड़ेगा। पूंजीपति यह भी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। ये बात बिशन दास ने काली से कही थी। बिशन दास ने किससे कही थी? काली से, कि पूंजीपति यह भी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। फिर आता है, सिख बन जाने का मतलब यह नहीं कि चमार नहीं रहा। ये संतासी ने नंद सी से कहा था। संतासी ने नंद सी से कहा था कि भाई तू अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू चमार नहीं रहा, यानी तू अब अछूत नहीं रहा। देखो, ये मेरे कोई एक भी शब्द नहीं है, यो जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें उपन्यास में लिखी है। उपन्यास की पंक्तियों को मैं दोहरा रहा हूँ। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हो कि भाई यहाँ पर कह दे कि सर आप ये इस तरह की जाति प्रथा का ये कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो चीजें वहां लिखी है उसको मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किसने किससे कही थी, क्योंकि एग्जाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह गरीब को अमीर खाते हैं। ये बिशन दास ने काली से कहा था। बिशन दास ने किससे कहा था? काली से कहा था कि जिस तरीके से बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी प्रकार से बड़े मतलब जो गरीब जो को जो है अमीर खाते हुए जाते हैं। तू क्या समझता है कि ईसाई बनने से उसका हुलिया बदल गया? ये विशन दास बंतु से कहता है। विशन दास किससे कहता है? बंतु से। क्या कहता है कि तू क्या समझता है कि ईसाई बनने से तेरा या उसका हुलिया बदल गया? हम चमार है, चौधरियों के कमीन। आप चौधरी है, हमारे मालिक। हम चमार है, चौधरियों के कमीन, और आप चौधरी है, हमारे मालिक। ये बाबू कंतु जो है चौधरी से कहता है। बाबू कंतु जो इसमें आता है, वो किससे कहता है? वो चौधरी से ये बात कहता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये भी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। जब आ जाएगी तब आप कहोगे कि सर हाँ, आ गई थी, हमें अच्छे से पढ़ लेना था उसको, है ना। फिर आता है कालिदास। कालिदास दरअसल सारी खराबी कैपिटलिस्ट सिस्टम की है। ये बिशन दास जो है काली से कहता है कि कालिदास, काली को कालिदास कहता है बिशन दास, है ना, कि कालिदास दरअसल सारी जो खराबी है वो कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति सिस्टम की है। ठीक है। फिर आता है, बहुत उत्तल पुतल होगी पूंजीवाद और जागीरदार सिस्टम, इंकलाब जिंदाबाद। ये एक पंक्ति है, किसने कहा था? ये बिशन दास ने काली से कहा था कि बहुत उतल पुतल होगी पूंजीवाद और जागीरदार सिस्टम में, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा वो देता है। ठीक है। फिर आता है, शास्त्रों के अनुसार बलि का फल केवल उसे मिलेगा जो सामग्री लाएगा। ये संत राम ने पालो से कहा था। संत राम ने पालो से कहा था। अच्छा, ये इंकलाब जिंदाबाद वाला भी आ जाता है कभी कभी कि ये इस उपन्यास में किसका कथन है ना, इंकलाब जिंदाबाद वाला। तो ये याद रखना आपको। और इसके लास्ट पंक्ति आती है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोर अवस्था की कुछ विस्मरणीय स्मृति और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। यानी लास्ट में
उपन्यासकार ये कहते हैं कि मेरा ये उपन्यास जो है मेरी किशोर अवस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृति और उनके दामन में छिपी है अदम्य वेदना की उपज है। ठीक है, तो ये इसके लास्ट में आता है। चलो यहाँ तक मुझे बताइए कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि सब ऊपर से जा रहा है, चीजों को समझ पा रहे हो स्टूडेंट। चीजें क्लियर हो रही है। आप इससे पहले उपन्यास को पढ़ के आए थे, उपन्यास का सारांश पूरा पढ़ के आए थे जो कि मैंने आपको सेंड कर दिया है। इसके हैंड रिटन नोट्स भी मैंने आपको सेंड कर दिए थे। तो आपने सारी चीजें पढ़ी होगी। अब मैंने पूरा उपन्यास समझा दिया कि किस तरीके से इन चीजों को आपको याद रखना है, कैसे पात्रों को, कैसे उनकी पंक्तियों को, कैसे उनके गांवों को, यानी किस कौन से गांव आए, किसका उपन्यास है किसका नहीं, ये चीज है ना। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो एक चीज रह जाती है जो कि उपन्यास पढ़ना, लाइन बाय लाइन उपन्यास पढ़ना, तो वो सारांश मैंने आपको सारे सेंड कर दिए। अब आपको सिर्फ वो पढ़ के आना है ना, तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा बेटा। अब इन उपन्यासों को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर आप अभी आपके पीवाईक्यू लगाओगे, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है इस क्लास को जो यूट्यूब पे भी बाद में देखेंगे, तो उन लोगों से भी मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्या इस क्लास से हमें बेनिफिशियल यानी इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा। आप पीवाईक्यू उठा लो अपने और पीवाईक्यू लगा लो, आपको पता चल जाएगा। उपन्यास वाली यूनिट का लगा लो, यूनिट 6 के उपन्यास के पीवाईक्यू उठाओ और पीवाईक्यू आप सोल्व कर लो। तो आपको पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू हमें किस पैटर्न में पूछा गया, सर किस पैटर्न पे हमें चीजें बता रहे हैं। तो आप ये महसूस करोगे कि सर ने हमें टॉपिक पढ़ाते समय ही वो पैटर्न ने बता दिया जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। यानी एक बाद वाली मेहनत हमारे लिए अभी स्किप कर दी कि भाई हम पहले वो टॉपिक पढ़ते, फिर उसके बाद जो है वो पीवाईक्यू लगाते, और फिर उस पीवाईक्यू के बाद पता चलता कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर से हम रिवीजन करते। तो वो चीजें आपके लिए मैंने यहीं पर एक जगह एक क्लास में सारा एक मिक्सचर मैंने बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये जब उपन्यास पूरे हमारे खत्म हो जाएंगे तब हम उसका पीवाईक्यू सोल्व मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, और मैं आपको डायरेक्टली बता भी दूंगा। आप पीवाईक्यू करो या किसी का टेस्ट लगाओ, तो आपको ये पता चलेगा कि टेस्ट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन या पीवाईक्यू में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। बस आप देखो, आप कहोगे कि सर ये इतनी पंक्तियां, ये उपन्यास के पात्र, ये इतने गांवों के नाम ये कैसे याद रहेंगे। इसका एकमात्र सॉल्यूशन स्टूडेंट है कि बार बार, बार बार, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन वाला काम है। यानी बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, उतनी बार आप को पढ़ना पड़ेगा। ये चीज है ना, उतनी ही बार पढ़ना पड़ेगा। और जितनी बार इसको पढ़ोगे उतनी बार आपके दिमाग में नए नए कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये उपन्यास चाहे मैंने आपको पढ़ा दिया, चाहे आपने पढ़ लिया, लेकिन इनको समझने के लिए आपको उस लेवल तक जाने के लिए कि ये सारी चीजें याद हो, तो ये बार बार पढ़ना पड़ेगा। और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार एक नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, सॉरी। सुबह सुबह का समय है तो थोड़ा सा नींद का झोंका तो आता ही है। अब हम देखते हैं, आज शायद लगभग हम उपन्यास खत्म कर देंगे ना, आज हमारा उपन्यास खत्म हो जाएगा। और जब उपन्यास खत्म हो जाएंगे तो फिर हम इसका एक टेस्ट देख लेंगे किसी दिन बीच में। अभी हम एक टेस्ट करवा लेंगे इसका, यानी कि लाइव टेस्ट हम आपको पढ़ा देंगे, इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करा देंगे। उसके बाद उपन्यास के बाद यूनिट 6 के बाद यूनिट 7 हमारा स्टार्ट होगा। तो आज पहले हम इसको खत्म करते हैं, उसके बाद अगली बात करेंगे ना। तमस। तमस जो है, तमस नामक उपन्यास 1973 में प्रकाशित हुआ था।
कब प्रकाशित हुआ था? 1973 में। ये क्रम याद रखना, इससे पहले वाले 1972 में प्रकाशित हुए, ये 1973 में प्रकाशित हुआ। किसका उपन्यास है? भीष्म साहनी का है। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ? 1915 में हुआ। भीष्म साहनी का जन्म 1915 में हुआ। और भीष्म साहनी का उपन्यास तमस है ना, ये याद रखना। अच्छा, तमस उपन्यास किस पे आधारित है? क्योंकि किसी भी उपन्यास को सबसे पहले तो ये याद रखना ना कि उपन्यास किस पे आधारित है, किस विधा पर लिखा गया, मतलब किस टॉपिक पे लिखा गया। तो तमस जो है 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगे पर आधारित है। ये याद रखना कि जो पंजाब में 1947, अच्छा ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैंने कह दिया है कि हमारे सिलेबस में चाहे वो कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, ये तीनों विधाओं में आपको 1947 का जो भारत आजाद हुआ था, तो उस आजादी के ऊपर, यानी उस विभाजन के ऊपर, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस विभाजन पर और उस समय जो सांप्रदायिक दंगे फैले गए थे, या जो शुरुआत पाकिस्तान ने करी थी, उसके ऊपर कई उपन्यास, कई कहानी और कई नाटक लिखे गए ना। क्यों लिखे गए? क्योंकि ये मुद्दा हमेशा गर्म रहा। जैसे अभी आपको अभी पता है कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसमें उन लोगों ने धर्म पूछ कर गोलियां मारी, तो क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि भारत में भी हिंदू मुस्लिम हमेशा चलता रहे, है ना। तो इसीलिए इस पे कई उपन्यास भी लिखे गए, कहानी नाटक। और ये लिखने का, इतने ज्यादा लिखे जाने का एक मेन कारण ये भी है कि ये भारत पाकिस्तान का मुद्दा या कश्मीर वाला मुद्दा जो है, ये हमेशा एकदम गरम गरम रहा है। यानी ये कभी ठंडा पड़ता ही नहीं। कुछ दिन ठंडा होता है, लगता है कि सब चीज नॉर्मल हो रही, इतने फिर कुछ ना कुछ हो जाता है ना। तो ये चीजें हमारी चलती है। हालांकि इसमें हमारी सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है सुरक्षा की, कि भाई कोई व्यक्ति हमारे देश में आकर हमारे ही लोगों को मार के चला जाता है, और वो भी धर्म पूछ के मार के चला जाता है, तो मतलब फेलियर तो है। चलो, अब ये जो है दो खंडों में विभाजित है। ये याद रखना कि जो तमस उपन्यास है दो खंड में विभाजित है। पहला जो खंड है वो सांप्रदायिक तनाव की कहानी इसमें बताई गई, कि भाई जो दंगे होते थे उस समय सांप्रदायिक तनाव किस तरीके से बढ़ा था, ये पहले खंड में बताया गया। सॉरी, दूसरे खंड में जो है, इसमें अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। अनेक गांव जो है वो किस में आ जाते हैं? उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं, है ना। तो परिधि में का मतलब कि फिर गांवों की बातें इसमें दूसरे खंड में की गई, पूरे गांवों की, कि उन गांवों में क्या चल रहा था। और पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी बताई गई है ना। फिर आता है नत्थू, जाति से चमार है, जिसने 5 रुपए के कारण मुराद अली के कहने पर सुअर मारकर मस्जिद के सामने फेंक दिया था। मुराद अली के कहने पे सुअर मारकर मस्जिद के सामने फेंक दिया था। क्योंकि जो सुअर है, ये मुस्लिम वर्ग या मुस्लिम समाज जो है, ये इसे अपने धर्म के प्रति या अपने यहाँ के लिए अपवित्र मानता है। और जो गाय है, मतलब अपवित्र का मतलब कि उसको अगर कोई मार देता है और अपने धार्मिक स्थलों के आसपास, तो वो मानते हैं कि बहुत बड़ा अशुभ हो गया। उसी प्रकार से जब अगर कोई व्यक्ति गाय हिंदू धर्म के किसी मंदिर वगैरह में मारकर या किसी प्रकार से इस तरह की घटना कर देता है, तो हिंदू धर्म वाले उसको बहुत अग्रेसिव लेते हैं कि भाई हमारे धर्म या हमारे मंदिर के सामने गाय वगैरह। तो ये एक अग्रेसिव होता है ना, ये एक किसी भी धर्म को उकसाने का एक, मतलब उस समय सबसे बड़ा कारण हुआ करता था ना। तो पहला ही आता है नत्थू। नत्थू जो है जाति से चमार है, और उसने क्या करा, 5 रुपए के लिए मुराद अली के कहने पर सुअर मारकर फेंक दिया। मुराद अली कौन है? अंग्रेजों का चमचा है, ये अंग्रेजों की बात मानता है, अंग्रेजों का चमचा है। उस समय आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो कहीं ना कहीं हमारे देश से गद्दारी कर कर अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना। बख्शी जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है। बख्शी जी कौन है? जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। मास्टर रामदास कौन है? कांग्रेस कमेटी के सदस्य। कांग्रेस कमेटी के सदस्य कौन है? मास्टर रामदास। फिर आता है कश्मीरी लाल कौन है? कांग्रेस कार्यकर्ता है। कश्मीरी लाल कांग्रेस कार्यकर्ता है। मास्टर रामदास कांग्रेस कमेटी के व्यक्ति है। बख्शी जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है।
फिर उसके बाद आता है जर्नेल सी, कौन आते हैं? जर्नेल सी। जर्नेल सी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अच्छा, ये याद रखना, तमस उपन्यास से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यानी पीवाईक्यू में, कि मतलब भाई कोई व्यक्ति जो है कांग्रेस का कार्य करता है या किसी और पार्टी का कार्य करता है, क्योंकि इसमें और पार्टी अभी आपको अभी देखने वाली है ना। तो ये याद रखना कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी का कार्य करता है, किस पार्टी में सम्मिलित था, है ना। तो मास्टर रामदास, कश्मीरी लाल, जुर्नेल सिंह, ये सब हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता है। शंकर लाल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मेहता के विरोधी है, और मुनादी वाला है। मुनादी वाला मेहता के विरोधी और क्या है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये है ना, ये याद रखना। फिर आता देशराज। देशराज जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अजीज कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अजीत सिंह कांग्रेस के कार्यकर्ता है। अजीज अलग है और अजीत सिंह अलग है, दोनों नाम अलग अलग है ना, याद रखना। अजीज और अजीत सिंह दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता। मेहता जी जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य है। देवदत्त कम्युनिस्ट है। ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य है ना, देवदत्त जो है कम्युनिस्ट है, ये याद रखना आप, क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी आती है। अब इस कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य है, लेकिन इनकी एक पंक्ति है, ये कहते हैं कि जरा भी लगन आजादी लग गई जीना दे मन दे विच हो, मंजू बन दे फिरद दे हर सहरा हर बन दे विच। ये पंजाबी भाषा में ये पंक्ति लिखी गई, क्योंकि ये पंजाब में पंजाब के ऊपर या पंजाब के गांव के ऊपर ये उपन्यास लिखा गया है, तो सीधी सी बात है उस गांव की बोली के ऊपर ये चीजें होगी, है ना। तो उन्होंने कहा जरा वी लगन आजादी लग गई जिन्ना दे मन दे विच। जिन्ना, जिन्ना कौन है? जिन्ना जो पाकिस्तान का व्यक्ति है ना। तो पाकिस्तान का जिसने विभाजन कराया था, और जो पाकिस्तान का बाद में जाकर वहां पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी बना था, वो बना है ना। ओ मंजू बन दे फिरदे ने, ओ मंजू बन दे फिरदे ने हर चेहरा हर सहरा हर बंदे विच, हर सहरा हर बंदे विच। ये पंजाबी भाषा में लिखा गया है। तो ये कुल मिला के बताया गया है कि भाई जिन्ना ने जो विभाजन करवाया था, वो जिन्ना के मन की बात हो गई है ना। मन की बात की जो जिन्ना चाहता था वो हो गया। तो जो आदमी चाहता है वो हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मन की बात कहते हैं, कि उसके मन में विच हो गई है ना। ये याद रखना। तो ये पंक्ति याद रखना, तमस उपन्यास की है, ठीक है। ये ऐसी पंक्तियां बहुत ज्यादा पूछी जाती है। फिर आता है रिचर्ड्स। जिला कलेक्टर रहे रिचर्ड्स, जिला कलेक्टर रहे, ये क्वेश्चन आ गया है तमस का कई बार, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना कि रिचर्ड्स क्या थे, जिला कलेक्टर थे। किस उपन्यास के पात्र थे? तमस उपन्यास के। लीजा रिचर्ड्स की पत्नी है। पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी संस्कृति के ज्ञाता है। इनका पूरा नाम क्या है? पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी क्या है? संस्कृति के ज्ञाता। फिर आता है मास्टर देवदत्त। मास्टर देवदत्त जो है अखाड़ा संचालक है। दानवीर प्रधान मंत्री जी हिंदू संगठन के मंत्री है। रणवीर बोधराज धर्मदेव नायक शंभू, और शंभू के बाद आता है इंद्र मनोहर, प्रोफेसर रघुनाथ, हयात बख्श, हर्बर्ट, मौलादात, हकीम अब्दुल गमी, नानकू, फतेहदीन, और सहानवाज, है ना। ये कुछ जो प्रमुख पात्र के अलावा जो गौण पात्र होते हैं, वो हमारे इसके गौण पात्र है। अब इसकी कुछ पंक्तियां हमें देख लेनी है कि जो किसने कही थी, है ना, या किस व्यक्ति की ये पंक्तियां थी, ताकि ये हमें याद रहे। जैसे पहला आता है, यह सब हिंदुओं की चालाकी है। यह मोहम्मद कहता है कि यह सब हिंदुओं की चालाकी है ना। फिर आता है, बड़ा आसान है लीजा मुसलमानों के नामों के अंत में। ये रिचर्ड से कहता है कि बड़ा आसान है मुसलमानों के नामों को पहचानना, क्योंकि उनके अंत में कुछ विशेष प्रकार के शब्द जुड़े होते हैं, ये बताना चाह रहा है ना। तो ये रिचर्ड्स उसकी पत्नी को कहता है। तो ये याद रखना कि ये पंक्ति किसने किससे कही थी, तो ये रिचर्ड्स ने उसकी पत्नी से कही थी। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी, ये रिचर्ड्स की पंक्ति है, कि बुद्ध की पंक्तियों की सबसे बड़ी खूबी। अच्छा, ये पंक्तियां आगे भी पूरी पंक्तियां हैं, यानी पूरी ये एक वाक्य उन्होंने पूरा किया है, लेकिन ये उसका पहला पार्ट हमने रख दिया उस पंक्ति का, बाकी का पार्ट नहीं रखा, क्योंकि ये इतना सा याद रख लोगे तो पूरी पंक्ति वहां पे जब आएगी सामने, तो ये पार्ट याद रहेगा, तो पूरी पंक्ति आप बता पाओगे कि हाँ ये तमस उपन्यास की है या रिचर्ड्स की पंक्ति है ना। तो इस तरीके से चीजें होगी।
ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, ये लीजा ने कही थी, है ना। हुकूमत करने वाले या नहीं देखते प्रजा कैसे जी रही है, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा कैसे जी रही है, ये रिचर्ड्स की पंक्ति है ना। हिंदू गाय मांस नहीं खाते, हिंदू गाय का मांस नहीं खाते, ये रिचर्ड्स की पंक्ति है। अगर आप प्रजा आपस में उड़े तो शासन की किस बात का खतरा, अगर प्रजा आपस में लड़े तो अ, शासन को किस बात का खतरा, ये रिचर्ड्स ने कहा था कि अगर क्योंकि रिचर्ड्स ने ही आपको पता है कि मुराद अली को कहा, और मुराद अली के कहने पे उसने सुअर को मार के मस्जिद के पास फेंका, है ना। तो ये आपको पता होगा कि ये रिचर्ड्स की पूरी कहानी, यानी रिचर्ड्स के द्वारा कराया हुआ पूरा एक खेल है। सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए, ये पुण्य आत्मा जी ने कहा था। दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी सबसे पहले औरत की तरफ मुड़ता है, दुख से छुटकारा पाने के लिए आदमी जो है सबसे पहले औरत की तरफ मुड़ता है, ये लेखक ने खुद इसमें कहा है। तमस उपन्यास में लेखक ने खुद ये पंक्ति कही है। बाबू ने कहा आजादी आने वाली है, मैंने कहा आए आजादी, हमें क्या, हम तो आजादी के पहले भी मजदूर थे, आजादी के बाद भी मजदूर है, ये पूरी पंक्ति मैंने बता दी आपको, ठीक है। तो ये पूरी पंक्ति आपको, देखो ये पंक्ति आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, जब ये पंक्ति आप टेस्ट दोगे, पीवाई को लगाओगे, तो उनमें पूरी पूरी पंक्तियां आएगी। पर आप सही क्वेश्चन जो करोगे, वो सही क्वेश्चन, देखो पूरी पंक्ति कभी नहीं याद होती, ये इस तरीके से याद हो जाएगी कि बाबू ने कहा आजादी आने वाली है, मैंने कहा आए आजादी, हमें क्या, हम आजादी के पहले भी मजदूर थे, आजादी के बाद भी मजदूर थे। तो ये पूरी पंक्ति जिससे मुझे याद हो गई, तो मैंने बस ये आगे का पार्ट याद रखा था, जब जब बार बार प्रैक्टिस करता था तो ये चीजें याद रह गई अपने आप, है ना। इसलिए ये चीजें याद रखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मजदूर आपस में ये बात कर रहे थे। फिर आता है, उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता, लीजा के विचार है ये। लीजा ने कहा कि उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता, और लोग भी है अफसरों के साथ, हम सायों के साथ, अफसरों के साथ, हम सायों के साथ। हम साया का क्या होता है, अपना साया बन के रहना ना, यानी किसी व्यक्ति का साया बन के रहना। ये लक्ष्मी नारायण ने उसकी पत्नी से कहा था कि और लोग भी है अफसरों के साथ, हम साये के साथ। हम मध्यम वर्ग के लोग, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव होता है। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर क्या होता है, गहरा प्रभाव होता है, क्या होता है, गहरा प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बताई गई है। फिर उसके बाद ये अच्छा, ये है किसका, देवदत्त ने पंक्ति कही थी, ये याद रखना। फिर कुछ पंक्तियां आती है जो कि पंजाबी में इस तमस उपन्यास लिखा गया है, तो ये याद रखना कि बंतो तेरा रब्बा सखा, बंतो तेरा रब्बा रखा, सरबत दा रब्बा रखा। हाँ, ये पंक्तियां किस उपन्यास की है, ऐसे आएगा तो आपको पता होना चाहिए, तमस उपन्यास की पंक्तियां हैं कि बंतो तेरा रब्बा रखा, सरबत दा रब्बा रखा, है ना। तो ये पूछा जाएगा देखकर कि पंक्तियां किसकी है। जहां सबको जानता था वहीं किसी ने आसरा नहीं दिया, ये हरनाम सिंह की पंक्ति है। हम झूठी अफवाहें सुन सुनकर एक दूसरे के खिलाफ तेज में आ जाते, तेज यानी जोश में आ जाते हैं, ये सोहन सिंह ने कहा। अगर हिंदू मुस्लिम सिख मिल जाते जाते, ये मुराद अली ने कही कि भाई अगर हिंदू मुस्लिम सिख मिल जाते तो हमें राजनीति के लिए मसाला कहाँ से मिलता, ये पूरी पंक्ति है, ठीक है। इतने गांव तो जल गए रिचर्ड्स, अभी भी तुम्हें काम है, इतने गांव तो जल गए रिचर्ड्स, तुम्हें अभी भी काम है, ये लीजा कहती है, यानी उसकी खुद की पत्नी रिचर्ड्स को कहती है कि भाई काम कर ले थोड़ा बहुत अब, मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे रिचर्ड्स, यानी लीजा कहती है। लीजा जो है रिचर्ड से कहती है कि मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे। गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा कि तुम पर हमला करे तो तुम उसका जवाब ना दो, है ना। गांधी जी ने, यानी कि वो वाली बात, ये शंकर शाह की पंक्ति, और ये बड़ी फेमस पंक्ति ये आ चुकी है ना,
एग्जाम में। जैसे गांधी जी के बारे में एक मत है ना कि कोई इंसान हमारे इस गाल पर चाटा मारे तो हमें ये गाल पे आगे कर देना चाहिए, ताकि आदमी उसकी नम्रता बाहर आ जाए, उसका मानवता बाहर आ जाए। तो शंकर लाल कहते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि कोई अगर तुम पे हमला करे तो तुम उस पर हमला ना करो, यानी अपने आप को डिफेंड ना करो, ये कहीं नहीं कहा है, ठीक है। हालांकि गांधी जी की बहुत सारी बातों को मत बनाकर या कि मतलब उनको गलत तरीके से अभी चल रहा है कि भाई गांधी जी ने कहा कि कोई इस गाल पे मारे तो ये गाल भी कर दो, ये इस तरीके से नहीं कहा था गांधी जी ने कि भाई कोई व्यक्ति आप सही होते हुए भी कोई व्यक्ति अगर तुम्हें टॉर्चर कर रहा है तो उसे सहन करो, नहीं भाई, इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा था। अब इसका आता है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? कृष्णा सोक्ति का है ना। चलो जिंदगी नामा उपन्यास देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ। कृष्णा सोप्ती का ये उपन्यास है। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? कृष्णा सोप्ती का है। जिंदगी नामा उपन्यास 1979 को प्रकाशित हुआ और कृष्णा सोप्ती का जन्म 1925 को हुआ था, ये याद रखना। साहजी और सहानी इसमें दो पात्र आते हैं। डेरा जाटव गांव के साहूकार है, ये याद रखना, किस गांव के साहूकार है भाई मेरे। इस इन उपन्यासों से गांव के नाम नाम भी काफी पूछे जाते हैं कि कौन किस गांव का उपन्यासकार है ना, तो ये किस गांव के उपन्यासकार थे? डेरा जाटवा गांव के साहूकार थे। बाबा फरीद के डेरे पर मन्नत मांगने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति कहाँ पर मन्नत मांगने से हुई? तो बाबा फरीद के डेरे पर मन्नत मांगने से पर पुत्र रत्न की इनको प्राप्ति हुई है ना, ये याद रखना। फिर आता है लालिसा। शाहजी की पुत्री है लालिसा। कौन है? शाहजी की पुत्री है। काशीसा कौन है? शाहजी के छोटे भाई है, शाहजी के छोटे भाई काशीसा। बिंद्रा देई काशीसा की पत्नी है। काशीसा की पत्नी कौन है? बिंद्रा देई। गुरुदास और किशोरी लाल। गुरुदास और किशोरी लाल, यहाँ पर र भी लगा है, ठीक है, जो पूरा नाम किशोरी लाल है। ये काशी शाह के पुत्र है। गुरुदास और किशोरी लाल कौन है? काशी शाह के पुत्र है, ठीक है, काशी शाह। काशी शाह किसके? शाहजी के भाई है, ठीक है। निक्की बेबे और लाल वड्डे, ये भी पंजाबी भाषा में लिखी गई है, पंजाबी की तरफ से लिखी गई है, पंजाब की तरफ, तो इसलिए इसमें भी पंजाबी आपको देखने को मिलेगा कि निक्के बेबे और लाल वड्डे, ठीक है। फिर आता है चन्नमल और भागमल। चन्नमल और भागमल लाला वड्डे के पुत्र है, लाला वड्डे के पुत्र है। ये लाला वड्डे के पुत्र कौन है? चन्नमल और भागमल, ठीक है। पंजाबी बोली बड़ी प्यारी है ना कि कहते हैं ना बड्डे चंगे, ऐसे इस तरीके की जो लैंग्वेज उनकी होती है, चंगे में साहब, चंगे में, बड़ी प्यारी लगती है। निक्का निक्का जो है चन्नमल के का पुत्र है। चाची महरी साहनी की सहायिका है। दीदार सिंह चाची महरी का पहला पति है। गणपत शाह चाची का दूसरा पति है। चाची का पहला पति दीदार सिंह, दूसरा पति गणपत शाह है। वो चाची महरी कौन है? सहानी की सहायिका है, ठीक है। और निक्का चन्नमल का पुत्र है। फिर आता है साहिब से, दीदार का भाई है, दीदार का भाई। दीदार कौन? चाची का पहला पति, उसका भाई कौन है? साहिब सी है। संतो साहिब की पत्नी है। संतो कौन है? साहिब की पत्नी। बसंतो कौन है? साहिब की बेटी। ये संतो बसंतो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संतो बसंतो किस उपन्यास का पात्र है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मलकियत सी किसका? दीदार सी का बड़ा भाई है। कुदरत सी, कुदरत कौर, सॉरी कुदरत सी नहीं, कुदरत कौर किसका है? मलिकियत सी की पत्नी है। मलकियत सी की पत्नी है कुदरत कौर। और मलकियत सी कौन है? दीदार सी का बड़ा भाई है। दीदार सी का बड़ा भाई, ठीक है। फिर आता है रबिया। रबिया जो है शाहजी पर आसक्त है, शाहजी पर आसक्त। आसक्त का मतलब होता है उनके ऊपर निर्भर है।
देखो ये सारे पात्र आपको याद रखने पड़ेंगे, हालांकि पात्र ज्यादा है लेकिन फिर भी ये चीजें आती है। जैसे बंतो, संतो बंतो के बारे में पूछा गया था ना। फतेह राबिया की बहन है, शेर फतेह की पत्नी है। सलामत अली थानेदार है। मेहर अली जमीन पर अधिकार को लेकर आक्रोशित युवा जो है मेहर अली है इसमें। सलामत अली जो है थानेदार है। थीरी, थीरी जो है, सीरी सॉरी सीरी जो है वो बरखुरदार की पत्नी है। बच्चे, अब इसमें बच्चे कौन कौन से आते हैं ये भी देख लेते हैं। बड़ा थोड़ा बड़ा उपन्यास है लेकिन ये पात्र तो आपको कम से कम दो तीन रीड करना है। मिट्टी, मेहरबान, चिन्नी, छिन्नी, निक्की, भोलू, मेहरे, सुतरे, चोखे, सानो, कालू, जगत, जगतारा, दीपो, और हमारा भोलू। उसके बाद कुछ और पात्र है, जैसे मौलवी साहब, चौधरी फतेह अली, सिकंदर बड़ेज, चौधरी मौलादाद, करमदीन, मौलवी कुर्बान, नबीब, जहादत खा। उसके बाद क्या आता है, साहिब खा, फौजी दोस्त, मौलादाद, और रमजान भाई। ये भाई है, रमजान भाई है ना। तो ये कुछ प्रमुख उपन्यास, मतलब ये हमारे प्रमुख उपन्यास का पात्र है, प्रमुख पात्र है। तो ये पात्रों को आपको एक बार रीड करना है, दो बार रीड करना है, ताकि आपके दिमाग में चीजें, सारी चीजें बैठ जाए। इस उपन्यास से कुछ कोई पंक्ति ऐसी नहीं है जो हमें देखना है। बस इस उपन्यास से हमें क्या याद रखना है, इस उपन्यास से हमें केवल और केवल पात्रों के नाम याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे हो जाते टोटल उपन्यास खत्म। देखो यूनिट 6 उपन्यास, मैंने हर उपन्यास को क्रम वाइज बता दिया, कब प्रकाशित हुआ। हर उपन्यास के उपन्यासकार का प्रकाशन वर्ष, मतलब उनका जन्म वर्ष मैंने बता दिया। जन्म वर्ष, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन वर्ष बता दिया। इसके बाद मैंने हर उपन्यास के सारे पात्र आपको बताए, गांवों के नाम मैंने बताए। उसके बाद हमने प्रमुख, जिन उपन्यासों की प्रमुख पंक्तियां थी वो प्रमुख पंक्तियां हमने देखी। उसके बाद के बाद मतलब इस उन इन उपन्यासों से, अगर आपने सिर्फ उपन्यास एक बार रीड करके भी आए होंगे, तो मैंने उपन्यासों से एक भी चीज नहीं छोड़ी है जो या तो कहीं पिछले एग्जामों में पूछी गई है, या जिनकी आने की प्रबल संभावना है ना। तो ऑलमोस्ट हमने उपन्यासों से सारी चीजें देख ली है, ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया ना। उपन्यासों की पंक्ति, उपन्यासों के पात्र, उपन्यास कौन सा उपन्यास कब प्रकाशित हुआ, किस तरीके से प्रकाशित हुआ, और हर एक चीज उपन्यास से हमने देखी है ना। तो आप लोगों को मैं कह दूं जो इस क्लास को यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और जो हमारे इस एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, मैं आपको सबको कह दूं कि भाई मेरे, देखो हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों का टाइम बचे, आप लोग नोट ना करो, ये चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब अगली क्लास हम ये करेंगे कि ये जो चीजें हैं हमारी, इनको अब हम क्या करेंगे, इनको हम हमारे नोट्स को प्रिंटेड यानी टाइप किए हुए नोट्स से हम आपको पढ़ाने का, यानी वो यहाँ पर पीपीटी जोड़कर ऐड कर लेंगे ना। ताकि कुछ बच्चे जो कहते हैं कि सर थोड़ा सा हैंड रिटन नोट्स से कम समझ में आता है, तो वो चीजें। और आप लोगों के जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जिनके भी जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करना, ताकि मैं आपके आंसर दे पाऊँ, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए, आपको सारी चीजें समझ में आई है अभी तक स्टूडेंट? बोलिए भाई, आप लोगों को अभी तक सारी चीजें समझ में आई है? आंसर करो। उपन्यास हमारे खत्म हो जाते हैं। कल से हम यूनिट 6 7 स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट 6 हमारी थी, कल से यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। और आप लोग उनको जरूर पढ़ के आना। मैंने आपको हालांकि उनका सारांश सब कुछ मैंने आपको दे दिया है, अवेलेबल करा दिया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम से कम एक बार रीड करके आओ। उसके बाद सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। उसको भी इसी प्रकार से हमें देखना है, सारी चीजें कब प्रकाशित हुआ था, किसने प्रकाशित किया था, ये सब कुछ हमें देखना है। स्टूडेंट एक बार आप मुझे कमेंट कर दो प्लीज कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। और अगर आई है तो किस, नहीं आई है तो क्या आपको नहीं आ रहा है, यानी कि क्या आपका डाउट है। स्टूडेंट प्लीज एक बार कमेंट कर दो।
अरे कमेंट कर दो भाई जल्दी से। चीजें नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो क्या समझ में नहीं आया। और अगर आ गई हो तो बोल दो यस सर, नहीं आई हो तो बताओ क्या नहीं समझ में आया, मैं आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अब। कल से यूनिट 7 स्टार्ट होगी, मैं पहले बता दूं। और उसको आप पढ़ के आना। दूसरी बात ये कि ये चीजें भी अब आपको यहाँ पर पीपीटी में भी टाइप किए हुए मिलेंगे, बोर्ड पर भी। और उसके बाद हम कुछ और, जैसे जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ आप यकीन मानो, या फिर आपको यकीन ना करना हो तो आप खुद पीवाईक्यू लगा लो, आपको पता चल जाएगा कि जो कंटेंट मैंने आपको अवेलेबल कराया है, हाँ इसी टाइप का एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सीधे सीधे क्वेश्चन बैठेंगे आपके वहां पर। तो आप ये चीजें करना। प्लीज आप लोगों को वही सुनाई दे रही है, एक बार कमेंट करो कि हाँ सर समझ में आया नहीं आया। और नहीं आया तो कोई, आप वॉइस मैसेज के द्वारा भी बता दो मुझे डायरेक्ट। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल की क्लास में। अगर आप लोगों को कुछ कहना नहीं है, कुछ जवाब मतलब आपके पास कोई नहीं है, तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है।